बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 30 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, नून लीग ने पहली बार अपनी वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, नून लीग अभी तक समझ नहीं आने दे रही थी कि वो इलेक्शन से फरार चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं, मुकाबला चाहते हैं, क्या चाहते हैं आखिरकार वो। लेकिन अब फाइनली आहिस्ता आहिस्ता उनकी वाज़ेह पॉलिसी सामने आ रही है। वो क्या है आपको बताते हैं। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है उमर डार का अगवा। उमर डार को लाहौर से अगवा कर लिया गया है। उस्मान डार के भाई हैं। आपको पता है कि उस्मान डार की वालदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उनके खिलाफ लगातार साजिशें हो रही हैं और उन साजिशों के बाद अब आखिरकार उमर डार को अगवा कर लिया गया है। क्या माजरा है ये आपके सामने रखेंगे। अगली खबर, फरख हबीब साहब ने नई साजिश शुरू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। नई सफबंदी कर रहे हैं। क्या नई साजिश है ये आपके सामने रखते हैं। फरख हबीब साहब आजकल क्या नई साजिश के ताने बाने बुन रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। और अगली खबर, कब्रस्तानी बिच्छू और उसका हमला जस्टिस अतर मिल्ला के ऊपर। आप हैरान हो रहे होंगे इस नाम पे, अदील राजा साहब ने ये नाम दिया है, बेहतरीन नाम दिया है। बहरहाल ये क्या माजरा है सारा, किस बिच्छू ने किस पर हमला कर दिया, जस्टिस अतर मिल्ला पर कैसे हमला कर दिया, तफसील रखेंगे। पांचवी और आखिरी खबर जो आपके सामने रखेंगे आज, वो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में है कि आसिफ अली जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं या पैगाम दे रहे हैं या मिन्नत समाजत कर रहे हैं। उन्होंने सादिक संजरानी के साथ एक मुकालमा किया है, पैगाम भेजा है एस्टेब्लिशमेंट को। बड़ा सख्त पैगाम है, लेकिन क्यों है सख्त पैगाम, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम पहली खबर की तरफ आएँ, आपको याद दहानी करवानी है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए। आप हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए और मेरी आवाज़ को और मजबूत कीजिए ताकि आवाज़ दूर तक पहुँचे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहली खबर की तरफ आते हैं। आज की पहली खबर है कि आखिरकार खुदा खुदा करके नून लीग ने अपनी वाज़ेह पॉलिसी आपके सामने रखी है। इससे पहले तक नून लीग की कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें। नून लीग इलेक्शन लड़ना चाहती है, नून लीग बदला लेना चाहती है, नून लीग इलेक्शन के अंदर अकेली जाना चाहती है, नून लीग इलेक्शन के अंदर दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलके जाना चाहती है, नून लीग 2/3 अक्सरियत चाहती है, सिंगल मेजॉरिटी चाहती है, नून लीग बल्ले का निशान लेना चाहती है या शेर के निशान पर ही लड़ना चाहती है। हर तरह की कन्फ्यूजन थी, लेकिन आज वो कन्फ्यूजन दूर होते नज़र आ रही है, क्योंकि आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, बल्कि शेर थैले से बाहर आ गया, क्योंकि ये शेर भी असल में बिल्ली है। ऊपर थोड़ा सा नक्शो नगार उसके शेर वाले बनाए हुए हैं, बिल्ली ये शेर भी। आखिरकार शेर थैले से बाहर आ गया है और शेर की खाला भी थैले से बाहर आ गई है और शेर की बाजी मीन हमारी बाजी मरियम नवाज़ वो भी थैले से बाहर आ गई हैं और सीधी लाहौर से भागी हैं। सरगोदा के ऑरेंजेस तो बहुत मशहूर थे, किन्नू और माल्टे। बाजी हमारी को पता नहीं सरगोदा में क्या पसंद है कि सब कुछ छोड़ के सरगोदा से इलेक्शन लड़ना जा रही हैं। वो आपको कभी फिर उसकी तफसील सुनाएंगे पूरी कि क्यों बाजी ने सरगोदा को चूज़ किया। आज हम नून लीग की पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं। खुदा खुदा करके आखिरकार नून लीग ने अपनी वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान कर दिया। और वाज़ेह पॉलिसी क्या है, अब उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर हमसे इलेक्शन लड़वाना है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है, तो फिर या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम पार्टी करार दें, मतलब कि उनको 9 मई के वाक़यात के अंदर लपेट कर झूठा सच्चा आप उनको सजाएं दें। आपके सामने ये इरफान सदीकी पहले कह चुके हैं बार बार कि देखें जी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने बयान भी दिए, फ़ौज ने बयान भी दिए, लेकिन सज़ा नहीं दी गई। देखें लीडर तो जेल में है लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, ये तो नहीं हो सकता। अभी जावेद लतीफ़ बार बार रो रहे हैं टेलीविज़न पर आकर कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के लीडरान को तहरीक इंसाफ को वक्त पर पूरी सज़ा दी जाती तो आज बल्ले का निशान वापस और दिया ना जाता। तो अब नून लीग ने वाज़ेह बता दिया है कि अगर बल्ला बैलेट के ऊपर है, तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर के ऊपर है, तो हमने फिर इलेक्शन नहीं लड़ना, फिर हमें इलेक्शन मुलतवी चाहिए। अगर आपने हमें इलेक्शन लड़वाना है, अगर राधा को आपने नचवाना है, तो 9 मन तेल आपको पूरा करना पड़ेगा। ये इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ दे दिया, पब्लिकली आकर दे दिया, क्योंकि शायद बिहाइंड द डोर्स इस्टेब्लिशमेंट वो मौक़िफ़ इनका अब सुन नहीं रही, इसलिए अब पब्लिकली आके नोहा खवा हैं। और अब नून लीग की वाज़े पॉलिसी आ गई है कि मामा हमें इमरान खान से डर लगता है। अगर इमरान खान के सामने आप हमें इलेक्शन लड़वाएंगे
तो हम नहीं लड़ सकते। या तो इमरान खान और उनकी पार्टी को बैलेट पेपर से बिल्कुल हटाएं, पाबंदी लगाएं, सजाएं दें 9 मई के अंदर जाली तरीके से, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। तो ये वाज़ेह पॉलिसी ऐलान है, और ऐलान है उनकी असल में हार का और इमरान खान की जीत का। और इससे वाज़े नज़र आता है कि नून लीग जो है वह उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जो जो आगे होगा आपके सामने तज्जिया करते जाएंगे। कल की जो डेवलपमेंट है कल तक की, वो ये है कि अब वाज़े पॉलिसी सामने आ गई है, और ये पॉलिसी वाज़े तौर पर बता रही है कि नून लीग को कुछ पता नहीं है कि उन्होंने अब किधर जाना है। वो लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है कि एक बंदर जो है वो एक कुजे के अंदर, एक बर्तन के अंदर, तंग मुंह वाले बर्तन के अंदर हाथ डाल लेता है उसमें से खाने की चीज़ निकालने के लिए, और वो जो पॉपकॉर्न्स या जो भी चीज़ जो वो उठाता है और उससे मुट्ठी बंद कर लेता है। अब जब मुट्ठी बंद कर लेता है तो हाथ बड़ा हो जाता है और वो बंद तंग मुंह वाले बर्तन से बाहर नहीं आता, और उस बर्तन के साथ ही इधर उधर गिरता फिर रहा है, और वो छोड़ नहीं रहा लालच में। उस माल मुकदमा जो पकड़ा हुआ है ना मुट्ठी में, उसको नहीं छोड़ रहा बंदर। अगर उसको छोड़ दे तो हाथ बाहर निकल आए। तो अब उस घड़े के साथ ही ना भागा जा रहा है, और ऊपर से उसे जूते पड़ रहे हैं जिनका माल चोरी कर रहा था। ये हाल नून लीग के साथ एग्जैक्टली हुआ है, यकीन करें। ना वो हाथ निकाल रहा है नून लीग, और हाथ छोड़ दे, लालच छोड़ दे, और कह दे कि हमसे गलती हुई, हमने करप्शन के केसेस माफ़ करवाने के लिए खामखा इतनी बड़ी चीज़ को मोड़ा दे दिया है, तो शायद कोई जान बख्शी हो जाए। अब बड़कें भी बड़ी बड़ी मारी थी, केस भी माफ़ करवा लिए हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट कहती है तमाशा करके दिखाएं, अब बंदर से तमाशा नहीं हो रहा। तो ये नून लीग का मामला है। अच्छा जी, दूसरी खबर की तरफ आते हैं क्विकली। उमर डार, उनको अगवा कर लिया गया। उस्मान डार के भाई हैं, और आप सबको बताया कि उस्मान डार की वालदा जो है वो इस टाइम इलेक्शन में है, मत्था दिए हुए हैं, पूरी तरीके से मुकाबला हेड ऑन कर रही हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने नई तरीका वारदात किया है कि अपने ही खास चेले, जो कि नाज़म रहा है शायद मुस्लिम लीग नून का पहले, उससे एतराज़ करवा दिया है कागजात नामजदगी जो रेहाना इम्तियाज़ डार साहबा ने किए हैं, और जाली इंतकाल। मीन एक ऐसा इंतकाल क्या होता है, बहुत सारे लोगों के लिए रजिस्ट्री होती है और उसके बाद इंतकाल होता है। इंतकाल एक हतमी पेपर होता है, हतमी डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी की प्रॉपर्टी की मलकियत के बारे में बताता है कि इस प्रॉपर्टी की मलकियत किसकी है। तो उसमें ऐसी ऐसी जालसाजियां हैं कि उसमें आखिर पर जहाँ कहीं खाली जगह है, वहाँ पर जहाँ नहीं भी लिखा जा सकता नाम, वहाँ पर रेहाना इम्तियाज़ डार साहबा और उमर डार का नाम लिखकर तो वो उस इंतकाल को उनका इंतकाल बनाया जा रहा है, मीन उनका डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि क्योंकि इलेक्शन के अंदर अगर आप अपना कोई एहसासा ज़ाहिर ना करें तो आप नाअहल हो जाते हैं। तो अब क्लेम ये किया जा रहा है कि ये कोई प्लॉट है जो रेहाना इम्तियाज़ डार साहबा का है, और वो उन्होंने छुपा लिया है, इस वजह से उन्होंने अपना असासा छुपाया है, तो उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। रेहाना इम्तियाज़ डार साहबा पहले ही ऐलान कर चुकी कि अगर वो मेरा प्लॉट है तो आप लोग ले लें और उसे गिफ्ट कर दें किसी को भी, मेरा प्लॉट वो नहीं है। और अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स में वाज़े तौर पर नज़र आता है कि आखिर पर जहाँ ख़त्म हो जाता है वो, और वहाँ पर नहीं लिखा जा सकता किसी का नाम, लेकिन खाली जगह ढूंढ कर वहाँ पर नाम ज़बरदस्ती लिख दिया गया है, और वाज़े पता चल रहा है कि वो इनका प्रॉपर्टी नहीं है, इनके गले ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी डाली जा रही है। आपने लोगों को प्रॉपर्टी छीनते तो देखा था, ये पहली दफ़ा आप ज़बरदस्ती किसी को प्रॉपर्टी देते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि चंद लाख की वो प्रॉपर्टी दे के असल में ख्वाजा आसिफ चाहता है कि उस्मान डार की वालदा के जाली तरीके से पेपर रिजेक्ट करवा दे और अकेला इलेक्शन लड़े। वहाँ पर ऐसा होगा नहीं। अदालतें जब वो पेपर देखेंगी, इंतकाल जैसे कहते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट है उसे जैसे ही अदालत देखेगी तो वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा कि बाद में नाम फोर्जरी के साथ ऐड किया गया। ये नया कैलबरी फॉन्ट का मुजाहरा है ख्वाजा आसिफ की तरफ कि उमर डार साहब को अगवा किया गया लाहौर से। उमर डार साहब भी थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हुए थे पिछले चंद दिनों से, अब पता चला लंतों पे खाना खा रहे हैं। भाई हालात देखें आप, आपकी वालदा कितनी बड़ी जंग लड़ रही हैं, आपकी पूरी पार्टी कितनी बड़ी जंग लड़ रही है, उसके ऊपर आप हर 6 घंटे बाद आपके हाथ फ़ोन चढ़ जाता था उमर डार साहब के, और वो मैसेजेस देते थे, उनके वेयर अबाउट्स भी उस फ़ोन से पता चल रहे होते थे। जारी बात है वो कोई इलीगल काम नहीं करते थे, उनका हक है मैसेज देना फ़ोन के ऊपर, और जो भी उनके साथ ये किया जा रहा है, अगवा करना और सब कुछ, ये बिल्कुल कानूनी तौर पर गलत है और इसकी मुकम्मल मजम्मत है और उनको फौरी छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं क्या कुछ है और वजह से रह रहा हूँ, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, कि क्या ज़रूरत थी हर 10 मिनट के बाद आप मैसेजेस देते थे फ़ोन के ऊपर आके। आपकी वालदा बेहतरीन लड़ाई पुटअप कर रही हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर बोलती हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर कैंपेन कर रही हैं, वो आपसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, वो आपसे ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं, फिर आप
आपको हर 4 घंटे बाद वीडियो मैसेज देने की क्या ज़रूरत थी, अपने वेयर अबाउट्स दिखाने की? फिर आप खाना खाने पहुंचे हुए हैं लाहौर में एलेंतो रेस्टोरेंट के ऊपर, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, तो फिर आपने भाई साहब चुके ही जाना था। अब आप क्योंकि चुकने वाले तो भूखे भेड़ियों की तरह फिर रहे हैं, अब आपने अपनी वालदा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, वो इलेक्शन लड़ें या आपकी तरफ तवज्जो दें। तो इसलिए थोड़ी सी एहसास ज़िम्मेदारी भी होना चाहिए कि कितनी बड़ी ये जंग है, और उसके अंदर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल जब हमारे दोस्त हरकतें करते हैं तो उसके लिए अब वालदा जिनके ऊपर पहले इतने ज़्यादा पहाड़ मुसीबतों के तोड़े जा रहे हैं, उनके गिरेबान तक को हाथ डाला गया, अब उनके पेपर्स जाली तरीके से खारिज करवाने की कोशिश की जा रही, उनके लिए एक नया महाज जो है वो आपने खड़ा कर दिया है। अगली खबर जी आपके सामने रखनी है फ़रख हबीब साहब की। फ़रख हबीब साहब, आप वैसे तो आपको पता ही है कि वो किस तरीके से धोखा देकर, पीठ में छुरा घोंपकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की, और उन्होंने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और कितनी बार जब वो 2-4 दिन जहाँ पर वो रहे, और ज़ाहिरी बात है सबकी मर्ज़ी से रहे, वहाँ कितनी बार कौन कौन सा खाना ऑर्डर करके उन्होंने खाया, वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंगली आपको बताएं कि जहाँ उन्हें रखा गया था, बड़ी शान व शौकत के साथ रखा गया था, जिसको उनकी असीरी कहा जा सकता है, जिसके बाद उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मिला जुला काम था सारा, और उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी बड़कें मारी, और उसके बाद इमरान खान पर बड़े शदीद रकीक हमले किए, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि उन्हें कहाँ रखा गया था, किन हालात में रखा गया था, वो किसी और वक्त के लिए। आज आपको ये बताना है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुमकिना MPA के उम्मीदवार के साथ रब्ता किया, उनके साथ रब्ता करके उस उम्मीदवार ने ज़ाती तौर पर मुझे बताया, ये फ़ोन करके ज़ाती तौर पर फ़रख हबीब साहब ने उनसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि आप किधर हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा जी खैरियत है? उन्होंने कहा आपको पता है कि मेरी जो एक्स पार्टी है, PTI का नाम नहीं लिया, मेरी जो एक्स पार्टी है उसके हालात तो आजकल बड़े ख़राब हैं, इसलिए मैं आपकी नई जगह पे बात करवा देता हूँ और आपको टिकट ले देता हूँ और आपकी सारी लाइन सीधी करा देता हूँ, लाइन सीधी करवा देता हूँ, और ताकि आप जो है इलेक्शन लड़ सकें और आप जीत भी सकें या आपके मामलात जो ठीक हो सकें। तो वो नई मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अब उनको टास्क दिया गया है तहरीक इस्तेहकाम की तरफ से। आज का हमारा पंजाबी वीलॉग है, आखिर पर बताएंगे तहरीक इस्तेहकाम के ऊपर हमने आज का पंजाबी वीलॉग किया है, उसमें मुकम्मल तफसील बताएंगे कि तहरीक इस्तेहकाम जो है वो क्या मनसूबाबंदी कर रही है। वजारत उज़्मा, वजारत आला और वजारत डंगरात, मीन वजारत जो लाइफ स्टॉक है, जानवरों की वजारत है, वो किस किस को क्या क्या देना है उसके भी फैसले करी बैठे। बहरहाल जो पंजाब की के अंदर उनकी सिर्फ, क्योंकि 18 सीटों के ऊपर MNA के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अब MPA की सीटों के ऊपर ज़्यादा लोगों को इलेक्शन लड़ाने के लिए फ़रख हबीब साहब को जिम्मेदारी दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पेनिट्रेट करके लोगों को घेर के तहरीक इस्तेहकाम की तरफ लाएं। ये एक कैंडिडेट के साथ उन्होंने रब्ता किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पार्टी छोड़ दी, अच्छी बात है। जिनके साथ उनका रिलेशनशिप था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से था, और अब वो पार्टी छोड़ गए तो वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया। उनको रब्ता करके उन लोगों को लूर करना अपनी तरफ और अपनी पार्टी की तरफ लेके जाना, ये वाज़े तौर पर बताता है कि वो किस जहनीत के साथ ये मनसूबाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करते आए। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इमरान खान का अल्लाह जो है वो इतना मेहरबान है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान के इर्द गिर्द बहुत सारे कई दफ़ा साजिशी, 2 नंबर, चक्करबाज लोग होते हैं, और लोग इमरान खान साहब के ऊपर ये एतराज़ भी करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मर्दम शनासी नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के अपने दिल में ना चोर है, ना खोट है, ना धोखादही है, ना 2 नंबरी है। इमरान खान सीधा साधा आदमी है, और जो इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी होता है फिर अल्लाह उसकी प्रोटेक्शन करता है। आप देखिए कि अगर ये कई दफ़ा कहते हैं ना कि जो मुसीबत होती है वो भी बाइस रहमत होती है, मतलब कि ये जो मुसीबत आई है सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये बाइस रहमत इसलिए है कि कितना कचरा निकल गया पार्टी से, कितने सारे लोग थे जिनके बारे में हमें क्या क्या लगता था। मसलन ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को गौर से देखिए और आप देखिए कि किस तरीके से जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था तो ये वही फ़रख हबीब साहब, आप ज़रा गौर कीजिए कि किस तरीके से अकेले वहाँ पर रेंजर्स के लोग भी थे, गाड़ियाँ भी थीं, असला भी था, और कोई 100 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ़ गाड़ियों के अंदर उस काफ़िले के अंदर हैं। अकेले फ़रख हबीब ने टोल प्लाज़ा के ऊपर ना सिर्फ वो गाड़ी रोक दी, वो मुझे मशहूर पंजाबी फ़िल्म का वो पोस्टर याद आ गया जिसमें मरहूम सुल्तान राय अकेले ही ट्रेन के इंजन को ऐसे करके रोक के खड़े थे और मुंह उन्होंने इस तरफ को किया हुआ था, और मीन पोस्टर के ऊपर उनकी शक्ल नज़र आ रही थी, हाथ ट्रेन, उन्होंने ट्रेन के पूरे जो उसका इंजन था उसको उन्होंने पूरी ट्रेन को रोका हुआ था हाथों के साथ। तो फ़रख हबीब साहब भी वहाँ लग गए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग 3-4 बातें अब देखिए।
एक तो आप ये देखिए कि इतने सारे वहाँ पर लोग हैं, जो जो यूनिफॉर्म के अंदर हैं, रेंजर्स के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनमें से फ़रख हबीब साहब को पीछे करते हैं, फ़रख हबीब साहब फिर घूम के आगे आ जाते हैं, उनको फिर पीछे करते हैं, वो फिर घूम के आगे आ जाते हैं। वहाँ पर मुतअद्दिद लोग खड़े हैं असले के साथ, वर्दी के साथ, उनमें से कोई एक फ़रख हबीब साहब का गुट पकड़ के, हाथ पकड़ के साइड पर खड़ा नहीं करता कि भाई खड़ा हो जा, गाड़ी गुजारनी है। उसके बाद इस मुल्क के अंदर इमरान खान जैसे बड़े लीडर का गिरेबान पकड़ा जा सकता है, फ़रख हबीब का कोट पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि पकड़ा जाना चाहिए था, किसी का गिरेबान भी नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। इमरान खान का तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ा जाना चाहिए था, जितना बड़ा वो लीडर है। लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इस मुल्क में इमरान खान के गिरेबान पे तो हाथ डाल लिया गया, लेकिन फ़रख हबीब साहब वहां टार्जन बने हुए हैं उन गाड़ियों के सामने, और आप देख रहे हैं कि कितने सारे जवान वहां पर मौजूद हैं, और वो तमाम के तमाम फ़रख हबीब को कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर दे। फ़रख हबीब घूम के फिर आ जाता है। हालांकि दो लोगों ने, एक ने उधर से बाजू पकड़ना था, एक ने उधर से, या एक ने पीछे से सिर्फ कोट पकड़ना था, या बाजू से चलो कोट पकड़ना था, तो फ़रख हबीब साहब ने खड़े रहना था और गाड़ी गुजर जानी थी। उनको तो वैसे ही सही, अगर वो शूटिंग ना हो रही होती, मिला जुला काम ना होता सारा, वो आपको बाद में बताता हूँ मिला जुला कैसे, तो मिला जुला ना होता तो वैसे ही किसी ने उनको आंख निकाल के कह देना था कि आप रुक जाएं, तो उन्होंने खड़े रहना था एक साइड पे। लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कान के अंदर उनके एप्पल का एयरपोर्ट लगा हुआ है। इस सारी जंगोजदल के अंदर एयरपोर्ट नहीं हिलता कहीं से भी, एयरपोर्ट वहीं पे रहता है कान के अंदर। एयरपोर्ट लगा के कैमरा बिल्कुल, आपने देखा जैसे ही उन्होंने पहले शुरू की है वीडियो, तो कैमरे का एंगल आप देखिए कि बिल्कुल उनके कंधे के ऊपर से कैमरा शुरू होता है। 1 2 3 टेक एक्शन, एक्शन के साथ ही वो गए हैं, और उसके बाद उन्होंने लाला लाला मचा दी है। जैसे सुल्तान रही एक चारपाई का पाया जो होता था, पावा पंजाबी में कहते हैं, पकड़ के कोई 5,000 पुलिस वाले मार देता था, कोई 10,000 डाकू मार देता था एक पंजाबी फिल्म के अंदर। और सुल्तान रही मरहूम की तरफ जब क्लैशनकोव की गोलियां आती थी तो उसी मंजी के पाए के साथ वो रोक लेते थे, पावे के साथ। वही काम फ़रख हबीब साहब कर रहे थे कि इतने सारे जवान वहां पर खड़े हैं और कोई फ़रख हबीब साहब को गाड़ियों से अलग नहीं कर पा रहा। हट हट कर गाड़ियों के ऊपर महमूद गजनवी बने हुए थे, जैसे सोमनाथ के मंदिर के ऊपर वो हट हट के आ रहे थे, तो हट हट कर फ़रख हबीब साहब आ रहे थे, और कोई उनको 1 इंच पीछे नहीं कर पा रहा था। और खड़े वर्दियों वाले देख रहे हैं उनको, वो सारा वो ऑर्केस्ट्रेटेड जो एक प्लान था वो पूरा करने दिया गया, और फिर वहाँ से गाड़ियाँ चली गईं, और फिर वो मुकदमा बना फ़रख हबीब के साहब के ऊपर, और फिर उस मुकदमे के अंदर वो अरेस्ट नहीं हुए। आपने गौर किया कि वो मुकदमा बना और 1 मिनट के लिए पुलिस के ऊपर हमले का, रेंजर के ऊपर हमले का वो मुकदमा शेखुपुरा के अंदर बना था, मोटरवे के ऊपर, उसमें उनकी ज़मानतें भी हो गई, सब कुछ हो गया, 1 मिनट के लिए वो अरेस्ट नहीं हुआ। अब आप सवाल पूछ रहे होंगे कि ये फ़रख हबीब साहब ने ये तमाम का तमाम शो ऑर्केस्ट्रेट कैसे किया। फ़रख हबीब साहब जो हैं वो उनके पुलिस के महकमे के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो आपके साथ जो भी कुछ हुआ इस सारे प्रोसेस के अंदर, जितने भी पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, वो 9 मई में, 25 मई है या उससे पहले के जितने भी टाइम है, इमरान खान के ऊपर घर पे हमला है, दूसरी चीज़, उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स के साथ फ़रख हबीब साहब के बहुत ही करीबी रिलेशनशिप में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के अंदर ये सीखा कि पुलिस वालों के साथ बहुत अच्छे मरासम बनाने हैं। तो वो पुलिस वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छा समझता है या नहीं, वो शरीफों के कितना करीब है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़रख हबीब साहब जो हैं उनके वो बहुत करीब रहे हैं तमाम पुलिस वाले, तो ये नेचुरली उन्हें इन्फॉर्म भी किया गया जब किसी को नहीं पता था कि फवाद चौधरी को कहाँ से लेके जाया जा रहा है, किधर से लेके जाया जा रहा है, जहाज़ से लेके जाया जा रहा है। मैं भी अदालत में था उस दिन, और इवन फवाद चौधरी के भाइयों को नहीं पता होगा कि कहाँ से फवाद चौधरी को लेके जाना है उस दिन, लेकिन फ़रख हबीब को बताया गया था कि आपने मोटरवे टोल प्लाजा पे पहुँचना है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतनी लंबी तमहीद बांधने की वजह यह थी, आपको ये सारा इंसिडेंट दिखाने की थी कि जो हर दफ़ा मुसीबत जो है ना, वो मुसीबत नहीं होती, कई दफ़ा मुसीबत बाइसे रहमत होती है। और इमरान खान जैसा बंदा जो मैं तो यही कहूँगा कि एक दरवेश आदमी है जो सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबके साथ अच्छा करता है। इमरान खान कभी किसी शख्स के ऊपर बेजा शक नहीं करता, हर एक को शक का फ़ायदा देता है। आप गलत बात भी कहें तो वो आपको रोकता है उस बंदे के बारे में कि कोई बात नहीं, इसे मौका दो, अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका दो। तो हमेशा पॉजिटिव एंड से इमरान खान स्टार्ट करते हैं बात को किसी भी इंसान के साथ। और देखिए फिर अल्लाह ने कैसी रहमत की, कैसे
ऐसे बहुत सारे लोग जो इस तरह की सारी कारस्तानियाँ करते थे और पूरा उन्होंने एक फसाड क्रिएट किया हुआ था इमरान खान के साथ, जो है वो लॉयल्टी का, वो कैसे पाश पाश हुआ। और अगर ये निकल जाते मुल्क से बाहर किसी भी तरह से, तो आप सोचिए इन्होंने मुल्क से बाहर बैठ के भी बड़े बड़े दावे करने थे इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ लॉयल्टी के, और ये काम, ये धंधा ऐसे ही चलते रहना था पता नहीं कब तक। तो आपको एक और मेरा मशवरा है कि आप भी थोड़ा सा, जो नाजरीन है, थोड़ा सा वक्त दिया करें। नरम आवाज़ भली बात मुहज़्ज़ब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। ज़रा किसी बंदे को टेस्टिंग टाइम में से तो गुजारा करें। खाली बड़कों के ऊपर लोगों को आप जो है ना वो मोहरें लगाकर और जो गोल्ड स्टार है ना वो ना दे दिया करें। थोड़ा 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 सा अभी भी मैं देखता हूँ आपके रवैये कि आप रातों रात लोगों को एकदम अपने दिल के करीब कर लेते हैं और फिर रातों रात उतार देते हैं। लोगों को पहले थोड़ा सा धीमे रहते हैं, आराम से लोगों को परखते हैं, लोगों को पहले देखते हैं वो क्या करते हैं। न पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, ये गालिब साहब का शेर है। तो आप बेसिकली ज़रा थोड़ा सा थोड़ा धीमा रहा करें और लोग अपना आप खुद ही दिखाते हैं। एकदम लोगों को जो है ना वो उनकी सिर्फ बयानों के ऊपर, उनकी इस तरह की कार्रवाइयों के ऊपर, और ये जहन में रखिएगा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, दिस इज़ व्हाट दे डू। उन्होंने लोगों को हीरो भी बनाना होता है, उन्होंने लोगों को ज़ीरो भी बनाना होता है। जो इमरान खान के मोस्ट लॉयल लोग होंगे उन्हें वो ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे, और ज़ीरो इसी तरीके से कि उनके बारे में अफवाहें भी फैलाएंगे, उनके लिए चीज़ें भी मुश्किल करेंगे, उनको कंप्रोमाइज़ दिखाएंगे, ऐसी सिचुएशन दिखाएंगे। और जिनको हीरो बनाना होगा उनको मस्कीन दिखाएंगे, उनके लिए ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि आपको भी लगेगा कि यार कितना अच्छा बंदा है, कितना जुल्म हुआ है इसके ऊपर, और फिर उसको प्रोजेक्शन मिलेगी पूरी। और जो जेन्युइन बंदा होता है ना उसको तो 1 मिनट की प्रोजेक्शन बर्दाश्त नहीं करती हमारी एजेंसीज। 1 मिनट आप उसके कॉज के लिए बोलें तो वहीं आकर नप देते हैं उसे। तो इसलिए थोड़ा सा आपने एहतियात करना है। अच्छा जी, अगली खबर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको बताएंगे कब्रिस्तानी बिच्छू। जी हाँ, अदील राजा साहब को इसका क्रेडिट जाता है। अदील राजा एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। उन्होंने एजाज़ सैयद साहब को ये नाम दिया है कब्रिस्तानी बिच्छू। और क्यों दिया है? क्योंकि एजाज़ सैयद साहब ने अतर मिल्ला साहब के ऊपर हमला कर दिया। अतर मिल्ला साहब का कसूर क्या है? कसूर उनका ये है कि उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर फैसला दिया है खुल के। उन्होंने अतर मिल्ला साहब ने खुलकर बात की है इमरान खान की ज़मानत के अंदर। उन्होंने एक अजाफी नोट लिखा जिसमें उड़ा के रख दिया है निज़ामुद्दीन का पूरा केस। तो अब आपको पता है एजेंसीज़ के जो टाउट होते हैं उनका क्या काम होता है कि फिर जजों को ही पढ़ जाओ। तो एजाज़ सैयद साहब जो है वो जस्टिस अतर मिल्ला को पढ़ गए हैं, और पढ़ भी मेरे ख्याल टांग को ही गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अतर मिल्ला साहब हैं उनके व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते थे इमरान खान के साथ। इन्होंने ये पहले भी इल्ज़ाम लगाया था, और जैसे ही इल्ज़ाम लगाया था अतर मिल्ला साहब ने अगले दिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर इस चीज़ को डिनाई किया था। हालांकि ज़रूरी नहीं था उन्हें डिनाई करना, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने जितनी रौनक इनकी शक्ल पे दी हुई है वो उससे सबको पता है कि कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। तो ऐसे ही नहीं अदील राजा साहब ने इन्हें कब्रिस्तानी बिच्छू कहा। लेकिन बहरहाल रकीक हमला करने की वजह यह है कि जो इनके मालकान हैं उन्होंने टाउट को छोड़ दिया है कि अब जजेस के ऊपर हमला करो, और जजेस को जो है उनकी करैक्टर असैसिनेशन करें और उनके बारे में बहाम फैलाएं, ताकि टारगेट करें अतर मिल्ला साहब को, और टारगेट करके उनसे आइंदा कोई फैसला जो है वो ना कर सकें ओपन अपनी विल के साथ, लॉ के साथ, और ट्रू स्पिरिट ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट ना कर सकें, ताकि उन्हें प्रेशर में लाएं और भी जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उन्हें प्रेशर में लाएं। ये पर्पज़ है, और इस रकीक पर्पज़ की वजह से ये हमला किया गया। आखिरी खबर जी, माजरत वीलॉग थोड़ा लंबा हो गया, आखिरी खबर की तरफ जाते हैं। जरदारी साहब का एक मुकालमा आया है सादिक संजरानी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है सादिक संजरानी को कि अब जनरल फैज़ तो चला गया, अब तुम्हारा क्या होगा? तो सादिक संजरानी साहब ने आगे से कहा कि आप तो हैं। उन्होंने कहा मैं तो हूं, मैं तो हमेशा ही रहता हूं, कभी कमज़ोर होता हूं, कभी ताकतवर होता हूं, हमारी तो बादशाही हमेशा है। इन्होंने तो बड़ी थोड़ी देर के लिए चले जाना होता है, थोड़ी देर के बाद तो आपको ये पहले सोचना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, और ये जिसने वीडियो बनाई है वो आपको नाम नहीं बताते, पता है हमें, जान के नहीं बता रहे आपको, वो मुनासिब वक्त पे बताएंगे। लेकिन वो जरदारी साहब का एक ख़ास आदमी था जिसने ये वीडियो बनाई, और पर्पज़ था उनका जान के, उन्होंने जरदारी साहब ने ये फ़िक्रे जान के कहे हैं। पैगाम आज की इस्टेब्लिशमेंट को दिया है कि आज आप जो हैं वो बहुत पूज रहे हैं अनोखे लाडले नवाज शरीफ को, और आप हमें हमारा
हमारा हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं दे रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में फिर हम आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई बगावत छोटी मोटी जितनी हम अपनी औकात के हिसाब से कर सकेंगे वो करेंगे। अभी ना कर सके, जब आप रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है, देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। आखिर पर जाते जाते आपको बताएं कि हमने पंजाबी वीलॉग हमारा आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने सुन रखा था, बार बार सुना था पाकिस्तान के अंदर कि तहरीक इस्तेहकाम बन रही है, बार बार तहरीक इस्तेहकाम के शोशे छोड़े गए पाकिस्तान के अंदर, और हमें ऐसे बताया गया कि जैसे इस्तेहकाम ने तो नून लीग को भी टेक ओवर कर लेना है, पीपल्स पार्टी को भी, हर बंदे को लाठी फेर के कहा जाता था इस्तेहकाम में चलो। और जब अंदर से थैले से बिल्ली निकली, बल्कि बिल्ली में से थैला निकला, यहाँ पे उल्टी बात है। अब बिल्ली में से थैला निकला तो पता ये चला कि टोटल 18 सीटों के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, और फैसला ये किया है कि तरीन साहब को वज़ीर आज़म बनाना है और अलीम ख़ान साहब को जो है वो वज़ीर आला बनाना है, और हमारी बाजी फ़रदौस आशिकवान को वजारत लाइफ स्टॉक मीन वजारत डंगर जानवरों की वजारत जो है वो देनी है, और ज़राअत की और जानवरों की हंसने की बात नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत है, पूरे मुल्क की इकानमी इसके ऊपर टिकी हुई है। तो आज का पंजाबी वीलॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिए और अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा, और ये नया चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।